Hello friends, welcome to Commerce and Management Adda. So today we will learn about derivative market in India. In this lecture we will understand about introduction, evolution of derivative market in India, committees on derivative trading made by SEBI obviously, and then derivative trading at major stock exchanges and regulatory aspects of derivative trading in India. Before moving further, let's understand what is derivative. So derivative is a financial securities or financial contract, we can say, that obtain its value from any underlying asset. This underlying asset can be anything, can be stock, currency, commodity, bond और anything. सो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी अंडरलाइन असेट के लिए किया जाता है. इंडिया में और मोस्टली वी कैन से देयर आर 3 काइंड ऑफ डेरिवेटिव दैट वी ट्रेड, जिसे हम डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं. कौन कौन से ये 3 हैं? फर्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर. फॉरवर्ड जो है वो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, वेयर एज फ्यूचर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर इज़ न्यू and it is more organized in nature, more regulatory in nature. And second one is option contract, where put option and call option come into the picture. And next one is swap. So these 3 kind of derivative securities we trade in our country. Again, I must tell you that derivative is not a new concept for Indian market. ये नया कॉन्सेप्ट नहीं था, ये पहले भी आया था बिफोर इंडिपेंडेंस इन 18th सेंचुरी, बट इट वॉज बैंड दैट वॉज रिसेंटली accepted by SEBI and made regulation for derivative trading that we will discuss later. Then origin of derivative market in India. Derivative market in India has a history dating back in 1875. BSE was established at this date 1875. Bombay Stock Exchange, which is oldest stock market in Asia. एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच इज़ वन ऑफ द मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन आवर कंट्री. सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब आया हमारे पिक्चर में, जब एग्जिस्टेंस में आया, जो कि फंक्शनिंग में आते आते एंड उसके रेगुलेशन में आते आते बहुत टाइम लग गया, अप्रॉक्सीमेटली 1900 वी कैन से, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया, उसी टाइम डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होती थी. द बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन स्टार्टेड फ्यूचर ट्रेडिंग दैट ईयर. 1875 में ही बॉम्बे ट्रेडिंग एसोसिएशन ने फ्यूचर ऑप्शन के फ्यूचर डेरिवेटिव की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी. फ्यूचर में जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है कि 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर, दे अग्रीज टू बाय और सेल एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर अंडरलाइन असेट. किसी एक अंडरलाइन असेट के लिए वो लोग, सपोज 2 पार्टी A and B come into contact and they make a contract that after 1 year or after any future, at any future date, we will trade this securities. Means A will give this underlying asset to B and B will pay back its cost to A at any future date. So this is a future contract, okay, and this contract was regulated by there were so many regulatory authorities, so it was organized in nature. It was not like forward contract. So फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज डेरिवेटिव की ट्रेडिंग हुई वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया, बॉम्बे ट्रेडिंग एसोसिएशन ने किया 1875 में. एंड हिस्ट्री हैज सजेस्टेड दैट in 1900 India became one of the world's largest future trading industry. ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग इंडस्ट्री बन गया 1900 तक. बट after independence, that is in 1952, the government of India officially put a ban on cash settlement and option trading. 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया
कैश सेटलमेंट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन उस टाइम पे बदला ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैन लगाने का रीज़न ये था कि इंटरेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो हमारे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी, उस टाइम तक सेबी नहीं था एग्जिस्टेंस में। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फर्स्ट वी विल मेक अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग ऑल काइंड ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। सो इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया। द बैन ऑन कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग वाज अपलिफ्ट इन ईयर 2000। जैसा कि हम जानते हैं 1992 में सीबी एग्जिस्टेंस में आया। सीबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे ही एक्सचेंज बोर्ड को रेगुलेट करता है इंक्लूडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्सचेंज बोर्ड। तो सीबी के एग्जिस्टेंस के बाद 2000 में ये बैन हटा दिया गया। द क्रिएशन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमोडिटी एक्सचेंज मेड इट पॉसिबल। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमोडिटी एक्सचेंज बना 2000 में, जिसके द्वारा वापस से ट्रेडिंग को इस्टेब्लिश किया गया, री-इस्टेब्लिश किया गया आई कैन से। Then again in 1993 the National Stock Exchange, that is NSE, an electronic based trading exchange came into existence. 1993 में National Stock Exchange come into picture and Bombay Stock Exchange तब तक 100 ईयर्स पहले ही कवर कर चुका था, क्योंकि जब हम देखें 1875 में अप्रॉक्सीमेटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट ओरिजिन हुआ था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि लेटर ऑन इसको एग्जिस्टेंस में आते आते तक 4-5 साल लगे थे। रफली हम फिगर मान लेते हैं 1880 से 1993 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले ही 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुका था। ये पुराना था सबसे ज़्यादा और सबसे पहला ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था हमारे इंडिया का। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में आया, जिसके बाद डेरिवेटिव ट्रेडिंग का स्कोप थोड़ा वाइड हुआ। ओवर द बीएससी पे फॉरवर्ड ट्रेडिंग वाज देयर इन द फॉर्म ऑफ बदला ट्रेडिंग। फॉरवर्ड ट्रेडिंग किया जाता था। फॉरवर्ड ट्रेडिंग दैट आई कैन से सेम एज फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग जैसा ही होता है, बट फॉरवर्ड ट्रेडिंग इज प्राइवेट इन नेचर, दैट इज टू पार्टीज कम टुगेदर एंड दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ सीबी के बिना इंटरप्शन के दो पार्टीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट इन एनी प्राइवेट मोड। देयर वाज नो अ रेगुलेटरी बॉडी, देयर वाज नॉट अ organized contract, okay? But formally derivative trading kick started in its present form 2001 only. But जो नॉर्मली ट्रेडिंग हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई, वी कैन से दैट 2001 से स्टार्ट हुआ। द NSE started trading in CNX Nifty Index Future on June 12, 2000 based on CNX Nifty 50 Index. निफ्टी का जैसा कि हम जानते हैं कि NSE का जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी होता है एंड BSE का इंडेक्स सेंसेक्स होता है। तो उस टाइम पे हमारे फ्यूचर में या फॉरवर्ड में या ऑप्शन में करेंसीज का होता था और कमोडिटीज़ का होता था डेरिवेटिव ट्रेडिंग। उस टाइम पर इंडेक्स की ट्रेडिंग नहीं होती थी, बट आफ्टर 2001 NSE ने अडॉप्ट किया इंडेक्स की ट्रेडिंग को, जो और उसका इंडेक्स क्योंकि निफ्टी है तो निफ्टी के ट्रेडिंग से स्टार्ट हुआ इंडेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया। सो बिफोर डेरिवेटिव बिगन NSE and BSE were all electronic equity spot market. डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यही से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विटी स्पॉट मार्केट थे। स्पॉट मार्केट मतलब जहाँ पे जाके आप इक्विटी को तुरंत खरीद सकते हैं, ठीक है, स्पॉट मार्केट पे वर्क करता था। डेरिवेटिव क्या है, ये फ्यूचर मार्केट पे वर्क करता है। मीन्स यू विल नॉट दैट कमोडिटी टुडे, you will buy that underlying asset on any future date. So derivative इस concept पे work करता है, whereas NSE and BSE जो नॉर्मल स्टॉक की ट्रेडिंग करते थे वो स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप सपोज यू वांट टू ट्रेड इन शेयर मार्केट और
in NSE or BSE you want to invest your money, then simply the simple procedure is there that you will open a demat account, and then simply by visiting this NSE or BSE site you will buy that particular asset or shares that you want to purchase. So it is spot in nature na, you will pay money and you will get that share. But it is not so in derivative market. Derivative trading, which started in June 2001, was the turning point in many ways. बहुत तरीके से turning point था. क्यों turning point था? Because after all changes and fallen into place, BSE and NSE were both amongst the top 10 exchange in the world by number of transaction. जब से derivative trading start हुआ, क्योंकि people were not so comfortable in investing money in NSE or BSE market, but due to existence of derivative क्या काम करता है? रिस्क को हेज करने का काम करता है, रिस्क को कम करने का काम करता है. Now more people want to invest in NSE and BSE. बहुत सारे लोग ज़्यादा इस मार्केट को अट्रैक्टिव समझने लग गए, वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, राइट? So that was a turning point because it raised the transaction level. ये ट्रांजेक्शन रेट को बढ़ा दिया जो NSE और BSE में हुआ करता था. इसीलिए NSE BSE टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज में इन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में शामिल हुआ. At NSE at the outset there was only one contract, Nifty Future. A full set of equity derivative product was only available by November 2001. NSE में सबसे पहले सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड होता था, निफ्टी फ्यूचर. उसके बाद निफ्टी इंडेक्स आ गए, देन कमोडिटीज आ गए, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2001 द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट traded at NSE has remarkable. An average computation growth of 5.1% per month. जब से ये डेरिवेटिव आया तब से ट्रांजेक्शन रेट बहुत जल्दी से बढ़ने लग गया, जिसकी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5.1% थी. और ऐसे बहुत कम ही डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं, या हम स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, जिनका इतना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हुआ है इतने कम टाइम में. Now question arise in our market, in our mind, that why we need derivative market. So first one is derivative market perform a number of economical function. What is economic function? It help in transferring risk from risk adverse people to risk oriented people. Now we need to understand who are risk adverse and who are risk oriented people. See, if you have tendency to take risk or bear risk, then you are risk oriented people. Entrepreneurs are risk oriented. They want to take risk, they want to make high return. Whereas there are some people, or I can say majority of our population is risk adverse, means they don't want to take any risk. That's why in India the percentage, the portion of people invest in fixed account is high, because वहाँ पे जो हमारे बैंकों में इन्वेस्ट करने का पोर्शन है, प्रपोर्शन है हमारी कंट्री में, वो सबसे ज़्यादा है. बिकॉज पीपल डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, दे डोंट वांट टू take risk in share market. They simply go and invest their money in banks, in any fixed deposit where they get equal or fixed return. So यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यही हो गया कि ये रिस्क एडवर्स पीपल से रिस्क को शिफ्ट कर देता था रिस्क ओरिएंटेड पीपल का. ये रिस्क ओरिएंटेड पीपल वो होते थे जो कि जिनको नॉलेज होता था डेरिवेटिव मार्केट का और ट्रेडिंग करना चाहते थे. इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी. सपोज आई एम अ फार्मर, आई एम प्रोड्यूसिंग वीट. ओके, मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ 100 kg. सपोज 100 kg वीट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ. नाउ आई हैव अ थ्रेट दैट इन फ्यूचर दिस वीट प्राइसेस विल गो डाउन.
and current wheat price is 10 rupees. So I will fix this 10 rupees price today. I am a risk adverse, so I will simply move to a body who want to take risk, or a person who want to take risk, and I will make a contract that in future I will buy this 100 kg of wheat from you at rupees, I will sell you 100 kg wheat to you at rupees 10. That person will also accept this proposal, because that person either want to take risk or don't want to take risk, but that person is thinking adverse. वो अपोजिट सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वीट की प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. दे बोथ आर इंटरेस्टेड पार्टीज. ओके, again next importance of derivative, that it help in the discovery of future as well as current prices. ये फ्यूचर के प्राइसेस का एक हम कह सकते हैं फोरकास्ट करने के लिए या एस्टिमेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है. यू कैन नो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जितनी डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट में हुई है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, उसके बिहाफ पे यू कैन ईजिली एस्टिमेट व्हाट विल बी द फ्यूचर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. Then it can also work as a catalyst in entrepreneurial activities, because derivative का concept ये है कि risk adverse people से risk को shift करता है risk oriented people पे. ऐसे में entrepreneurial activities और entrepreneurial tendencies के लोगों के लिए एक benefit है that they can easily get benefit by investing in derivative market. They increase the volume traded in market because of the participation of risk adverse people in greater number. ये डेरिवेटिव मार्केट के इंट्रोडक्शन से ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि यहाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्ट लेने लग गए, उसमें इन्वेस्ट करने लग गए. It also increase saving and investment in long run. That usually बूस्ट इन्वेस्टमेंट कल्चर इन आ कंट्री, जो कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है. Coming on to next topic, that is committees on derivative trading. So the major committee that was formed for derivative trading is L.C. Gupta committee and J.R. Justice Verma committee. That these both committees was made by SEBI for regulating derivative trading in India. L.C. Gupta committee was made or formed on November 18, 1996 to develop appropriate regulatory framework for derivative trading in India. डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए एल.सी. गुप्ता कमेटी को फॉर्म किया गया 1996 में बाय सीबी, एंड द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17, 1998. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मार्च 17 को. प्रिस्क्राइब किया द नेसेसरी प्री कंडीशन for introduction of derivative trading in India. As we all know, derivative trading जो एक organized way में start हुई इंडिया में, वो 2001 में start हुई. ओके, सो ये प्री कंडीशंस को बताता था, नेसेसरी जो कंडीशंस हैं जो कि डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन से पहले होनी चाहिए इंडिया में. इंट्रोडक्शन ऑफ कमेटी रिकमेंडेशन, कमेटी के रिकमेंडेशन से डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो गवर्न ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सी, पहला इन्होंने सबसे बड़ा रिकमेंडेशन ये दिया कि डेरिवेटिव की ट्रेडिंग को एज ए सिक्योरिटी ट्रेड किया जाए. इसीलिए दैट्स वाई इन फर्स्ट स्लाइड आई मेंशन दैट 3 kind of derivative securities traded in India. What is it? These 3 kind of derivative securities. First one is forward or future, second one is option, and third one is swap.
after including derivative or after accepting derivative as a security, all regulation, all rules that was made for securities will be applicable to derivative security. So this was basic concept behind adding derivative as securities. उस टाइम पे सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता था सीबी, इसीलिए डेरिवेटिव को भी सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड कर दिया गया। उसके पे भी वही सारे कंडीशन लगते हैं जो एक सिक्योरिटी मार्केट पे लगते हैं। देन कमिंग ऑन टू जस्टिस वर्मा कमेटी, CB has also set up a group in June 1998 under the chairmanship of Professor J.R. Verma to recommend measures for risk containment in derivative market in India. डेरिवेटिव मार्केट के रिस्क को एनालाइज करने के लिए, कितना रिस्क है उसको एनालाइज करने के लिए सीबी ने एक और बॉडी फॉर्म की जिसको हम जस्टिस वर्मा कमेटी कहते हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1998 में, वर्कड आउट द ऑपरेशनल डिटेल ऑफ मार्जिनिंग सिस्टम। मार्जिनिंग सिस्टम के ऑपरेशन कैसे डेरिवेटिव में मार्जिनिंग की जाएगी, जो एक मार्जिन अमाउंट होता है फिक्स किया जाता है वो कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन थी। देन मेथोडोलॉजी ऑफ चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, जो हमारा जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक हम प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं, वो जो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है उसके सेटलमेंट के लिए ये रिपोर्ट रिकमेंड करती है। देन ब्रोकर नेटवर्थ, ब्रोकर की नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, इफ़ दैट ब्रोकर वांट टू ट्रेड इन डेरिवेटिव तो उसकी नेटवर्थ एक फिक्स होनी चाहिए। देन डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, तो कुछ और रिकमेंडेशन थे जैसे डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट, देन रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट। इस रिपोर्ट को अगेन अमेंड किया गया 1999 में टू इंक्लूड डेरिवेटिव्स विद इन द एम्बिट ऑफ सिक्योरिटीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड फॉर गवर्निंग सिक्योरिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। जब डेरिवेटिव को सिक्योरिटीज़ में ऐड किया गया उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए गए 1999 में। तो दो ही कमेटी मेजर फॉर्म हुई डेरिवेटिव के लिए। फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली एलसी गुप्ता कमेटी, जो बहुत ही फेमस कमेटी है। इसके अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो इसी के रिकमेंडेशन पे बना। देन उसमें कुछ पॉइंट्स जस्टिस वर्मा कमेटी के भी हैं। सो दो ही कमेटी फॉर्म हुई। नाउ कमिंग ऑन टू regulatory aspects of derivative trading in India. So LC Gupta committee, LCGC, don't be confused here, it's just like LC Gupta committee, defined the goals of regulation exceeding well in its report. We support this regulatory principle completely and base our recommendation also on these same principle. Therefore we reproduce this paragraph of ऐसी गुप्ता कमेटी रिपोर्ट। उनके कमेटी रिपोर्ट की एक पैराग्राफ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। उन्होंने लिखा था, द कमेटी बिलीव दैट रेगुलेशन शुड बी डिज़ाइन टू अचीव स्पेसिफिक, मीन्स हमारा जो रेगुलेशन होना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट का वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइंड गोल होने चाहिए उसके, और इसका इंक्लिनेशन होना चाहिए पॉजिटिव रेगुलेशन की तरफ जो कि इनकरेज करे हेल्दी एक्टिविटी और बिहेवियर को। ठीक है, मीन्स उनके पूरी रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको फुलफिल करना चाहिए एक रेगुलेटरी बॉडी के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन पे। एज आई हैव टोल्ड यू, कोई भी रेगुलेशन कभी नहीं होता है अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना रहे तो। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अटेंशन नीड टू बी गिवन टू 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज़ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। फेयरनेस होना चाहिए, द ट्रेडिंग रूल्स शुड मेक श्योर दैट ट्रेडिंग इज एग्जीक्यूटेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ट्रेडिंग जो हो रही है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है। ऑल्दो the experience of other countries, it is evident that in many cases derivative brokers or dealers fail to disclose potential risk to the client. If you are a derivative broker, आप ब्रोकर हैं या डीलर हैं, then you must specify all the risk associated with that particular derivative. This is what this point means.
इस पॉइंट का यही मतलब है। और बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे ब्रोकर या डीलर ने पोटेंशियल रिस्क को नहीं बताया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का प्रोटेक्ट जो है वो थ्रेटन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेफगार्ड आर क्लाइंट्स मनी। क्लाइंट के मनी को सेव करना, उसके लिए एज अ सेफगार्ड वर्क करना। मनी एंड सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड बाय क्लाइंट विद द ट्रेडिंग मेंबर्स should not only kept in separate client account but it should be attachable for meeting the broker's own debt also। ये सिर्फ एक सेपरेट अकाउंट में ही नहीं रखना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, यूजुअली वो सेपरेट क्लाइंट अकाउंट में रखते हैं हर एक क्लाइंट का डिपॉजिट, बल्कि ये ब्रोकर के डेट से भी अटैच होना चाहिए। सपोज कोई ऐसा ब्रोकर है जिसका डेट बहुत ज़्यादा है और अगर उससे आप कोई डील कर रहे हो and you are investor, then obviously your money is in danger ना। if that person will get like bankrupt, वो bankrupt होता है वो डीलर और ब्रोकर, then your money is also in a big danger। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही अश्योर करता है कि आपका मनी सेफ रहे क्लाइंट एज अ क्लाइंट। देन नेक्स्ट हाईलाइट इज competent and honest service। The eligibility criteria for trading members should be customized to encourage competent and qualified personnel so that investors or client are served well। This is all about serving your investors or client well। If you will have good human resources or your personal means also human resources, so if your personnel will be well qualified and well skilled, then obviously they will serve your clients well। Then market integrity, the trading system should make sure that the market integrity is securing by maximizing the possibilities of default, by minimizing the possibilities of default। मार्केट इंटीग्रिटी कब आएगी? जब डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होंगी, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दिस 4 पॉइंट इनटू अकाउंट फॉर प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव come under LC Gupta committee is quality of market। The theory of quality of market goes beyond the market integrity। market integrity एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहता है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम रहें, जबकि क्वालिटी ऑफ मार्केट कहता है कि इन्हांसिंग इम्पॉर्टेंट मार्केट क्वालिटीज़, मार्केट की क्वालिटीज़ को बढ़ाओ, जैसे कि कॉस्ट एफिशिएंसी लाओ, प्राइस कॉन्टिन्यूटी लाओ, प्राइस डिस्कवरी लाओ। एंड दिस इज़ मच ब्रॉडर एम देन मार्केट इंटीग्रिटी। मीन्स मार्केट को इफ़िशियंट बनाने की बात यहाँ पे की गई है, ट्रांसपेरेंट बनाने की बात की है, जिसका गोल मार्केट इंटीग्रिटी से वाइड है। नेक्स्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर अंडर LC Gupta committee is innovation। While restricting any undesirable tendencies, the regulatory framework should not surpass innovation, which is the source of economic progress। सारे ही मार्केट को ट्रांसपेरेंट करना ठीक है एंड रिस्क नहीं बियर करना या क्लाइंट को रिस्क के बारे में बताना सही है, बट इट शुडंट stop the innovation process in our country, because we all know that innovation is work like catalyst for economic growth। So more so because financial derivative represent a new shiftly developing territory helped by increasing information and communication technology। So basically यही मतलब है कि innovation को आपको foster करना है डेरिवेटिव मार्केट में एज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड एज अ क्लाइंट और इन्वेस्टर्स ऑल्सो। देन मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव, 3 मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज स्पेकुलेटर्स, देन हेजर्स, देन आर्बिट्रेशन। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? स्पेकुलेटर्स दे आर द प्लेयर्स हु एस्टैब्लिश position based on their expectation for future price movement। if you are a speculator, suppose if you are saying that wheat prices will hike up to 12 rupees, आप ये सोच रहे हो, यू आर स्पेकुलेटर, आप डिसाइड कर रहे हो, आप एक प्रॉपर एस्टिमेशन लगा रहे हो कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। अभी आप उस प्राइसेस को बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बढ़ने वाली हैं एंड यू नो दैट्स वाई यू विल डू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन लेस प्राइस ऑन एनी फ्यूचर डेट। आप थोड़े कम प्राइस पे खरीदोगे और उस प्राइस पे बेच दोगे जो आपका एस्टिमेशन है, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है तो। नेक्स्ट वन इज हेजर।
these are the player who want to reduce risk. In our last example, that farmer was hedger because that person is risk adverse. वो risk adverse था, वो अपने रिस्क को कम करना चाह रहा था. That's why उसको लगा कि फ्यूचर में वीट की प्राइसेस आज 10 रुपीज़ हैं, फ्यूचर में वो 6 रुपीज़ हो जाएंगी. ऑब्वियसली दैट पर्सन विल सफ़र लॉस. दैट्स वाई उसने अपने रिस्क को कम किया थ्रू डेरिवेटिव. Then arbitrageurs. Arbitrageurs are the players whose objective is to make profit from pricing differentiation. Arbitration वो होते हैं जो प्राइस के डिस्क्रिमिनेशन से, डिफ्रेंशिएशन से प्रॉफिट मेक करते हैं. जैसे कि मैं अगर आर्बिट्रेजर हूँ तो मैं या तो आर्बिट्रेजर्स दो मार्केट में वर्क करते हैं. सपोज मैं इंडिया के मार्केट में मोबाइल फ़ोन 6000 का मिल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में वो मोबाइल फ़ोन 2000 का मिल रहा है. चाइना में सपोज मैं 2000 का स्मार्टफोन वहाँ से लूँगी, चाइना से लूँगा और यहाँ पे लाके सेल कर देती हूँ इंडिया में. सो दिस इज़ द बेसिक वर्क मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन. वो कैसे अपने प्रॉफिट को गेन करते हैं. सेम कैन हैपन इन डेरिवेटिव मार्केट ऑल्सो. उसने ये कमिटमेंट किया, उसने ये सोचा कि मैं फ्यूचर में प्राइसेस इतने होने वाली हैं, सो आई विल बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन लेस प्राइस एंड देन आई विल सेल इट एट हायर प्राइस. सो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, दैट पर्सन इज आर्बिट्रेजर. तो स्पेकुलेटर का सिंपल सा काम है, वो फोरकास्ट करता है प्राइसेस क्या होने वाली हैं, ठीक है, उसी के वो चार्ज करता है. हेजर अपने रिस्क को कम करता है. आर्बिट्रेजर्स एक मार्केट से या एक टाइम पे पर्टिकुलर कमोडिटी लेके दूसरे टाइम पे बेचता है. नाउ कंक्लूजन क्या है इसका कि डेरिवेटिव मार्केट जो है इंडिया का, ये बहुत ही लुक्रेटिव है या वी कैन से अल्टरनेट अट्रैक्टिव मार्केट है. एंड वन शुड इन्वेस्ट बिकॉज it can prove out to be one of the riskiest markets among all the financial market if traded with proper knowledge and experience. ये बहुत रिस्केस्ट है, बट इट कैन ऑल्सो गिव यू हाई रिटर्न इफ़ यू विल हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस डेरिवेटिव मार्केट. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, all about derivative market in India. Thank you so much guys.